हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आ जाता है हमारा आसव अरिष्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कि आसव अरिष्ट सब लोग जानते हैं कि सिरप्स की कैटेगरीज में एक आसव अरिष्ट को लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले बताया गया कि आसव अरिष्ट में जो हम पहले क्या करते हैं, क्वाथ बनाते हैं। तो क्वाथ जो होता है एक्चुअली होता क्या है, आसव अलग चीज़ है, अरिष्ट अलग चीज़ है। जो क्वाथ बोला गया है तो वो अरिष्ट के लिए आता है। बहुत कम ही एक आधा आसव होता है जिसमें क्या है क्वाथ निर्माण मतलब क्वाथ डालते हैं। तो जो अरिष्ट के लिए क्या बोला गया कि जो हम इसमें क्वाथ डालेंगे तो वो कौन सा होना चाहिए, वो मंद अग्नि पर पाक होना चाहिए। दूसरा कि अगर हम क्या है कि जैसे कि ये संधान करने के लिए रखा जाता है, अब कि कौन सा पत्थर चाहिए संधान करने के लिए, किसमें आसव अरिष्ट बनाएंगे, तो उन्होंने बोला है मृतिका। मृतिका मीन्स मिट्टी का पत्थर। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है, उसमें लिखा कि शीत वर्षा ऋतु में आसव अरिष्ट निर्माण शीघ्र होता है, जो कि ये गलत बात है। यहाँ पर मैंने साइड पर लिखा हुआ है कि शीघ्र नहीं होता है। ठीक, वर्षा वसंत और शरद ऋतु में क्या है आसव अरिष्ट निर्माणार्थ श्रेष्ठ माना गया है। बिकॉज उस टाइम पे जो टेम्परेचर हमें चाहिए तो वो कितना चाहिए, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम शास्त्रीय से देखेंगे तो जो पूरा आसव अरिष्ट निर्माण बनता है तो वो बनता है उन्होंने बोला 30 डेज़ में, लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो कितना बोला गया है, 15 to 20 डेज़ में। ठीक, नेक्स्ट है कि हमें कैसे पता लगा कि आसव अरिष्ट जो है वो बन चुका है। तो सबसे पहला आ जाता है कि शब्द सुनाई नहीं देता। होता क्या कि इसमें ना बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस का जैसे कि उसमें एक्शंस होते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें बुलबुले सुनाई देते हैं। जब क्या है उसमें बुलबुले या शब्द सुनाई बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि संधान कल्पना, मीन्स कि हमारा जो आसव अरिष्ट है वो बन चुका है। नेक्स्ट, जो संधान पात्र है मीन्स वही जो मृतिका है, तो उसमें हमने क्या करना है, एक दिया सलाई जलती हुई दिया सलाई हमने डालनी है। अगर हम उसको निकालेंगे, अगर वो जल रही है तो इट मीन्स क्या होता है, या अंदर अगर हम देखेंगे तो थोड़ी लाइट की तरह कुछ दिख रहा है, तो इट मीन्स क्या होता है कि वो संधान अच्छे से, मीन्स वो जो आसव अरिष्ट है वो अच्छे से बन चुका है। क्यों वो जलती है, बिकॉज वहाँ पर क्या है जो CO2 है तो वो क्या है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सामान्यतः आसव अरिष्ट को निर्माण, अगर देखो अगर आज हमारे पास आसव अरिष्ट बना है तो उसका प्रयोग कब करना चाहिए, 1 वर्ष के बाद करना चाहिए, एट अ टाइम नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमने बोला कि जितना पुराना आसव अरिष्ट भस्म मस्सी कल्पना होगी उतना ही वो क्या होता है, अच्छा माना गया है। अब वो बड़ी बात आ जाती है कि आसव अरिष्ट में किसने डिफरेंस बताया है, तो वो बताया है हमारे आचार्य शार्ंगधर ने। लेकिन जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो अरिष्ट होता है वो ज़्यादा गुणकारी है आसव से। ठीक, अब पहले जो डिफरेंस बताया तो उसके बारे में पढ़ लेते। तो आसव में आ जाता है कि अपक्व जल से निर्माण, मीन्स इसमें क्वाथ नहीं लिया जाता, और अरिष्ट में बोला गया कि क्वाथ। ठीक है, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंस है तो याद रखना। उसके बाद बोला कि कुछ ऐसी कल्पनाएं बताएं जिससे क्या है हम आसव जो है वो बना सकते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य। तो द्रव्य में क्या आता है, अरविंद आसव बनता है, एहीफेन आसव बनता है, उशीर, कुमारी, कर्पूर, कस्तूरी, चंदन, लोद्र और सारिवा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा कि जो आसव अरिष्ट है हमारे पास, ठीक है ना, अगर वो क्या हमें नहीं बताए गए हैं कि कितना मान हमें लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें किस मान में लेना चाहिए। तो उसमें बोला कि जो द्रव है उसको 1 द्रोण में, तो द से द्रव द्रोण। ठीक है, तो याद रखना। गुड़ जो है वो 1 तुला में। अगर हम बाजार जाते हैं तो क्या होता है, जो तकड़ी होती है या तुला होता है, ठीक है, पंजाबी में उसको तकड़ी बोल देते हैं, वरना क्या बोलते हैं, तुला बोला जाता है। ठीक है, नापने वाला जो होता है। तो गुड़ को क्या है हमने तोलना है, तो क्या चाहिए, तुला तो चाहिए ना, तो गुड़ को याद रखना 1 तुला के साथ। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है शोद्र। तो शोद्र से याद क्या रखोगे तुम लोग कि जो शोद्र होता है मीन्स मधु, तो वो कितना लेना है, गुड़ से आधा लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रक्षेप। तो प्रक्षेप में बोला कि जो गुड़ से कितना लेना है, 1/10 भाग लेना है। नेक्स्ट अगला आता है सिद्धू। इन्होंने फर्दर ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक होता है पक्व सिद्धू, एक हो जाता है अपक्व सिद्धू। तो जो सबसे पहले बात करते हैं अपक्व सिद्धू, तो क्या है, याद रखना जो सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू से अगर हम आप लोग को याद रखें कि उनको क्या है, उनको इक्षु बहुत पसंद है, मीन्स गन्ने का रस, जैसे पंजाब के जो लोग होते हैं उनको गन्ने का रस बहुत पसंद है। तो याद रखना कि अपक्व रस जो है उसमें क्या है, जो पक्व है चाहे अपक्व है तो उसमें मतलब इक्षु आएगा दोनों में। तो वो याद रखना कि जो संधान बन रही है तो किससे बन रही है, इक्षु से बन रही है। तो बिना पकाए इक्षु आदि का संधान कल्पना करना, ठीक है, और पाक करके इक्षु आदि का संधान कल्प करना। ठीक है ना, तो वो चीज़ इसमें बोली गई है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास सूरा। अब सूरा किसको बोलते हैं, तो उन्होंने बोला जो अन्न होता है ना, अन्न मीन्स कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये जैसे अन्न पर लगा हुआ है मार्क,
तो जो अन्न होता है ना, तो अन्न को क्या करना है, जल में पकाकर उसका संधान करना है। जैसे पहले अन्न होगा उसको पहले जल में पकाना है, फिर उसका जो क्या किया जाता है, संधान मतलब कि संधान किया जाता है, फर्मेंटेशन की जाती है, ठीक है ना। डिस्टिलेशन से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सूरा। तो उन्होंने बोला कि सूरा के क्या क्या गुण होते हैं। तो सूरा के गुण बताते हुए उन्होंने बोला कि जो स्तन्य शैव और रक्त शैव में ये क्या होता है, उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट देखो, जो सूरा है ना, ये इनके ना ये श्लोका लिखा हुआ है, इसका इतना खास नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके वही 5 भेद हैं, वही उन्होंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहले हमें याद होना चाहिए कि है क्या। तो ये क्या है, ये है दैट इज़ अ पंकज मेव। क्या लिखा हुआ है, पंकज मेव। पंकज होता है ना, पंकज जैसे किसी लड़के का नाम होता है पंकज, ठीक है। तो पंकज मेव, ठीक है। तो प क ज मेव, ठीक है। तो प से आ जाएगा प्रसन्ना, क से आ जाएगा कदम्बरी, ज से आ जाएगा जंगल, ठीक है। और पंकज मेव, तो मे से आ जाएगा मेधक, और मेव तो व से आ जाएगा वक्कस, ठीक है। इसको क्यों हमने ऐसे याद किया, बिकॉज इसको सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है, ठीक है। तो सीरियल ऑर्डर में अगर हम इसको याद करते हैं तो याद रखना कि जो पंकज होगा वो सबसे ऊपर वाला होगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी की जो सूरा होती है तो वो कहाँ होगी, वो प्रसन्ना में पाई जाएगी, ठीक है। तो प्रसन्ना क्या है, सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो ऊपर का मंड भाग होता है। उसका कदम्बरी में क्या होगा कि थोड़ा उसमें अल्कोहलिक जो होगा वो कम होगा प्रसन्ना से, ठीक है ना। और वो क्या है, वो प्रसन्ना के मुताबिक गाढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो जंगम है तो वो क्या होगा, कदम्बरी से ज़्यादा गाढ़ा होगा। जो मेधक है तो वो जंगल से ज़्यादा होगा गाढ़ा, ठीक है। वक्कस में क्या है, तो वक्कस में अवशिष्ट भाग जो बच जाते हैं सारे, तो वो किस में आ जाते हैं, वक्कस में आ जाते हैं। वक्कस बोल लो, सूरा बीज बोल लो, कीवन बोल दो, किनव बोल दो, या फिर सूरा कल्क बोल दो, जिसमें क्या होता है 0% अल्कोहलिक मात्रा होती है, ठीक। नेक्स्ट कहलाता है कि सूरा क्या जाता है हमारे पास, कि सूरा आसव या फिर क्या है, मेरियक। तो इसमें मैंने साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि मेरी आंसू। तो जो सूरा आसव है ना, तो वो कैसे बनता है, आसव, सूरा आसव में इसका वर्ड है, तो सूरा प्लस आसव, ठीक है ना। एक भाग आसव का और एक भाग सूरा का, जब इन दोनों को मिला देते हैं और क्या बोला गया है, पुनः संधान, फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, सूरा आसव। देन आता है वारुणी और नीरा। तो याद रखना कि वारुणी और नीरा इन दोनों का क्या है, आपस में अच्छे से नहीं बनती थी, एक दूसरे को हमेशा क्या है, ताड़ के देखती थी। क्यों, क्योंकि इनके कहते हैं खजूर के बाग थे, ठीक है। तो याद रखना कि ताड़ एवं खजूर से प्राप्त जो रस होता है उसको क्या बोल देते हैं, वारुणी या नीरा। ये क्या करता है, राजक्षमा में स्रोतों की शुद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला आता है कोहल, ठीक है ना। तो कोहल से याद करना कि कोहल ज़्यादा कौन मचाते हैं, जब किसी लड़के घर में जब किसी के घर में शादी या होती है, या फिर वो आते हैं ना गाने के लिए, तो वो उससे याद रख लेना गे, GAY गे। तो उससे क्या होगा, GAY, तो G से आ जाएगा हमारा यव, ठीक है ना। A से आ जाएगा एवं, और Y से आ जाएगा गेहूँ। तो यव और गेहूँ से क्या हो जाएगा, हमारा सत्तु निर्मित जो मद प्राप्त होता है उसको क्या बोल देते हैं, कोहल, जिसको मूलक कोहलिका ये बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला है चूर कल्पना। अब चूर क्या बोलते हैं, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं वो ख़राब हो जाए, या फिर जहाँ कहीं प्लान हो तो हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे तो सारी मेहनत चकनाचूर हो गई। तो उन्होंने वही बोला, जो मद नष्ट होकर खट्टा हो जाए, या कोई मीठा द्रव बिगड़कर खट्टा हो जाए, ठीक है, उस संधान जो खट्टे पदार्थ से हो चुका हो उसको हम क्या बोल देंगे, चूर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला आया था आपके पास कि कांजी। तो उन्होंने बोला कि कांजी, अरनाल और धान्य अम्लक, ये तीनों किस्में होते हैं, अम्ल द्रव्यों के पर्याय बताए गए हैं, खट्टी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब इसके भी आगे बताए हुए कि क्या क्या निर्माण है। तो सबसे पहले आता है शाश्वत अरिष्ट। तो वो याद रखना कि ये किसके लिए होता है, रसायन का होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्राह्मी होता है, और क्या है, स्वर्ण पत्र है, वाणी शोधन और रसायन के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द्राक्षा तो फेमस है। द्राक्षा जो होगा वो क्या है, श्वास काश उदर शत के लिए यूज़ होता है। दशमूला जो होता है वो वाजीकरण के लिए, पुष्टिकर और वात व्याधि के लिए। जो अर्जुन होगा तो अर्जुन का भी सबको पता है कि हृदय और फुसफुस, अर्जुनारिष्ट का। अशोकारिष्ट का क्या होता है, स्त्री रोग और प्रदर में हो जाता है। कुमारे आसव तो वो किसके लिए होगा, याद रखना, कुमारे आसव है तो वो किसके लिए है, उदरों के लिए, नष्ट आर्तव के लिए और कृच्छ आर्तव के लिए। और इसमें क्या है, घृत कुमारी, ठीक है ना, मतलब कुमारी डलती है। लोह भस्म और स्वर्ण माक्षिक होता है।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कह लो या एक अलग सी चीज़ है, बोला गया है कि जो आसव होते हैं उसके खट्टेपन को दूर करने के लिए हमें क्या मिलाना चाहिए। तो उन्होंने बोला है टंकन और गुड़। क्या जाता है, टंकन और गुड़, या फिर क्या डालना चाहिए, दैट इज़ कलमी सोरा। क्या जाता है, कलमी सोरा। वर्ड इधर हो गया, रुको, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारे पास, कलमी सोरा। तो कलमी सोरा इस क्या है, दैट इज़ पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि चंदन आसव। तो चंदन क्या होता है, शुक्र में के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, इन्होंने आसव अरिष्ट के क्या है जो कुछ इंपॉर्टेंट योग थे वो बताए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास राग शाडव। तो राग शाडव क्या है, तो ये बताया गया कि सब प्रथम इसका जो वर्णन किया गया है वो किसने किया है, सुश्रुत ने किया है। राग शाडव का सब प्रथम जो वर्णन किया है वो किसने किया है, सुश्रुत ने किया है। होता क्या है, मूंग की दाल होती है ना, तो उन्हें वही बोला है कि कृत हो या अकृत, मूंग जो यूष प्लस दाड़िम प्लस मृदुका, ठीक है ना, मृदुविका स्वरस, इन सबको मिलाकर जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड राग शाडव। अब याद रखना कि जो एक राघव नाम का लड़का था जिसको क्या है मूंग की दाल बहुत पसंद थी, क्या जाता है मूंग, तो मुगध आ गया, तो मूंग की दाल बहुत पसंद थी, तो क्या है कृत और अकृत। लेकिन वो उसके साथ क्या खाता था, दाढ़ी मीन्स क्या, नींबू लेता था साथ में, ठीक है ना, एवं मृदु का स्वरस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो अचार है, अब खट्टे की बात की, जो अचार कल्पना है तो वो किस में ली जाती है, वो भी शाडव कल्पना के अंतर्गत ही ली जाती है, ठीक। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास खंड, ठीक है। तो क्या आ जाता है खंड, तो खंड के भेद क्या है, तो खंड के लिए भी यही बताया गया कि खंड को भी सर्वप्रथम किसने बताया है, वो भी सुश्रुत ने बताया। किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। अब उन्होंने खंड के लिए क्या बताया, उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो सत्य, ठीक है ना, सतक्र, ठीक है ना, सतक्र की सतक्र शमी धान्य और सतक्र शाक, ठीक है। तो उन्होंने दो चीज़ों में मतलब जो खंड है, खंड के भेद बता दिए, एक तो शमी धान्य के साथ और एक शाक के साथ। उन्होंने बोला तक्र प्लस शमी धान्य से निर्मित होगा या तक्र प्लस शाक से निर्मित होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कम्बिलक। जो कम्बिलक वर्ड है तो वो किसने दिया है, तो ये याद करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये सुश्रुत ने सूत्र स्थान 46 में ही बताया गया है खंड कम्बिलक के बारे में, ठीक है। तो खंड कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन से आ जाएंगे, तक्र, तो तक्र किसके साथ, सतक्र शंभी और सतक्र शाक, ठीक है। नेक्स्ट आता है काम्बिलक। तो काम्बिलक क्या होता है, दही के ऊपर जो पानी होता है, खट्टा पानी होता है ना, दही जब लेने जाते हो तो देखा होगा कि पानी होता है साइड में होता है, तो वही जो दही के ऊपर वाला खट्टा पानी होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, दग्धी मस्तू, याद रखना उसको हम क्या बोल देते हैं, दग्धी मस्तू, प्लस मूंग से निर्मित जूस, ठीक है। इसमें कृत अकृत नहीं है, सिर्फ मूंग से निर्मित जूस, प्लस क्या डाल दिया उन्होंने, नमक डाल दिया, सोवरचल, जीरा, बिजोरा, नींबू आदि से संस्कारित जो रस होगा उसको क्या बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, कम्पिलक। तो उन्होंने बोला जो कम्पिलक होता है और खंड होता है तो वो किसके लिए होता है, वो हृदय वात कफ विकारों के लिए क्या है, हितकर माना गया है। नेक्स्ट में क्या बोला है, अब नेक्स्ट अगला था तक्र। तो तक्र कल्पना क्या है, तो चरक ने तक्र कल्पना के 3 भेद बताए हैं, कौन से, रूक्ष तक्र, ठीक है ना, अर्ध स्नेह युक्त और पूर्ण स्नेह युक्त, ठीक है, मतलब एक तो बिल्कुल एकदम रुक्ष, एक थोड़ी स्निग्ध और एक ज़्यादा स्निग्ध पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि पूर्ण स्नेह रहित, आधा मक्खन निकाला हुआ और संपूर्ण मक्खन से युक्त। अब जो सुश्रुत है उसने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि जो तक्र होता है, तक्र कैसे बनता है, तो दग्धी ली जाती है, मीन्स दही ली जाती है। अगर हम दही 1 कटोरी ले रहे हैं तो आधा क्या लेना है, जल लेना है, मीन्स आधी कटोरी हम जल लेंगे। उसके बाद क्या है कि उसमें मक्खन जो है वो निकाल लेंगे, जब उसको मथेंगे ना तो मक्खन आएगा, तो मक्खन को निकाल के जो बचता है उसको क्या बोल देते हैं, हम तक्र बोल देते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है भाव मिश्र का। तो भाव मिश्र ने क्या बोला, उन्होंने बोला है, उन्होंने 5 प्रकार में डिवाइड किया है, ठीक है, 5 प्रकार में। तो 5 प्रकार से याद करने के लिए वो क्या है, हम ये वाला निमोनिक लगाते हैं। तो क्या आ जाता है, घोल मत कर उधर तक छाछ भरो, मतलब जैसे तैसे करके छाछ पीनी है। तो उन्होंने बोल दिया, कोई कंपटीशन लगा हुआ था क्या, तक्र पीने का या छाछ पीने का, ठीक है। तो जब छाछ पीने का वहाँ कंपटीशन लगा था तो एक बंदा था, उसका जो साथी था उसने बोला जैसे मर्जी करके पी लो, तो वैसे कि उधर तक चाहे भर लो। तो उसने यही बोला है घोल मत कर, कि घोल मत कर उधर तक छाछ भरो, ठीक है। तो घोल से क्या आ जाएगा, केवल दग्धी के मथ देने से बना, ठीक है। तो घोल में क्या आएगा, दही है तो उसको सिंपल मथ दिया, वो हो गया। अब मथित में क्या आ जाता है कि दही से मलाई पृथक
ठीक है ना। तो दही जो हो गया, दही से मलाई जो है वो पृथक कर देना, ठीक है। दही से क्या है, जो दही है, दही से मलाई पृथक करके मथना। मीन्स जैसे हम दही लेते हैं, देखा होगा दही के ऊपर मलाई आई होती है, तो मलाई को हमने क्या किया, निकाल दिया। म से मलाई, म से मथित, ठीक है। तो मलाई को निकाल दिया, जो उसके बाद उसको क्या किया, मथ दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट, घोल मथ कर। कर से क्या आ जाएगा, कटवर। तो कटवर जो होता है उसमें क्या है कि मलाई युक्त दही लेना ही है। सिर्फ एक जगह ही ऐसी है जिसमें मलाई निकाली है, तो वो आ जाता है मथित। म से मलाई, म से मथित। तो उसके बाद क्या बोला था कि मलाई युक्त दही प्लस 1/4 जल, ठीक है। मतलब उसका 1/4 जल डालकर उसको क्या करना है, मथना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, गोल मथ कर उदर। तो उद शिफ्ट, तो इससे याद कर लेना कि मलाई युक्त दही लेना है प्लस हाफ क्या लेना है, जल लेना है। आधा क्या लेना है, जल लेना है। उसके बाद क्या आ जाता है, तक छाछ भरो। तो क्या आ जाता है, छछिका, ठीक है। मलाई युक्त दही आ गया प्लस हाफ जल ले लिया कि मथ कर पूर्ण मक्खन निकाल लो। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। याद रखना, जो घोल है तो घोल में क्या है, दही को मथ दिया। मथित में क्या किया कि दही जो था उसमें मलाई निकालकर फिर मथा, ठीक। उसके बाद कटवर, उद शिफ्ट और छछी। तो इन तीनों में क्या होता है कि इसमें मलाई युक्त दही लिया जाता है तीनों में, लेकिन जो अमाउंट है तो वो क्या है कि उसमें 1/4 जल लेते हैं, इसमें आधा जल लेते हैं। और जो लास्ट वाला जो छछी का होता है उसमें आधा जल तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि मथ कर जो मक्खन को निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि तक्र के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो तक्र के गुण बताते हुए उन्होंने बोला। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास कि तक्र के क्या गुण होते हैं। तो जो तक्र के गुण बताए गए हैं उसमें आ जाता है कि ये उष्ण वीर्य वाला होता है, मधुर होता है, मधुर विपाकी, और स्नेह व्यापात जो नाशक। मतलब जो स्नेह होते हैं, स्नेह अगर हम ज़्यादा अमाउंट में पी लेते हैं उससे जो क्या होते हैं, उपद्रव होते हैं, व्यापाद होते हैं, तो उसका क्या होता है, नाशक होता है। ये कफज और वातज विकार जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, मतलब उनको नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है, ठीक। नेक्स्ट अगला आता है कि इसमें वही बोला गया कि न अस्ति तक्रात पर किंचित औषधे कफ वात, मतलब कि कफ और वात को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए कि जो तक्र है, तो तक्र सेवन के योग्य, कि तक्र का सेवन हमें किस किस को करवाना चाहिए। तो उसमें बोल दिया गया कि जो तक्र का सेवन है हमें शीतकाल में करना चाहिए बिकॉज उष्ण वीर्य है। अग्निमंथ वाले को करवाना चाहिए बिकॉज उष्ण वीर्य है। कफ व्याधि वालों को करवाना चाहिए, उष्ण वीर्य वाले हैं, ठीक है ना। तो वीर्य का बहुत एक फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट अगला आता है कि तक्र का सेवन के अयोग्य कौन से हैं। तो शत, क्षीण, गर्मी, मूर्छा, दाह, तो इनको तक्र का सेवन नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट में है कि दोषानुसार तक्र का सेवन, कि किस दोष में किसके साथ अगर हम तक्र लेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो दोषानुसार तक्र का सेवन में बताया गया है कि अगर हम वातज दोष में करें तो अम्ल तक्र प्लस सैंधव, पित्तज में करें तो मधुर तक्र प्लस शकरा, कफज में करें तो त्रिकटु और क्या लेना है, यव क्षार लेना है, मतलब व्योश, ठीक है ना। व्योश इज त्रिकटु। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि दग्धी कूर्चिका। अब देखो वात पित्त कफ का तो हो गया कि वात के लिए क्या लेना है, अम्ल लेना है, अम्ल तक्र लेनी है, और साथ में क्या है, सैंधव लेना है। पित्त के लिए शकरा लेनी है और मधुर लेना है, और कफ के लिए क्या है, तक्र सिंपल और त्रिकटुचूर्ण प्लस क्या है, यव क्षार लेना है। अब नेक्स्ट अगला आता है कि दग्धी कूर्चिका। एक होती है दग्धी कूर्चिका, एक होती है तग्र कूर्चिका। दोनों में क्या फ़र्क है। और दोनों में ये याद रखना कि दोनों में क्या डाला जाता है, दूध डाला जाता है। दोनों में क्या है, दूध डाला जाता है। तो दूध डालने पर क्या चेंज होता है, दग्धी और तक्र। तो एक में है तक्र कर्चिका, एक आ जाता है दग्धी कर्चिका। तो दूध जब दही मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, अग्नि से पाक करते हैं, ठीक है। तो छेना होता है ना, छेना खाया होगा, तो वही छेना के बारे में बताया हुआ है कि तक्र कूर्चिका में क्या होता है, पूछ लेते हैं कि तक्र कूर्चिका किससे बनती है। तो याद रखना कि दूध उसमें डलता ही है, दूध प्लस तक्र हो जाता है, तो अग्नि से पाक किया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि लेप के क्या पर्याय बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि लिप्त आलेप, दैट इज कॉल्ड लेप। तो लेप में जो इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा आ जाता है, 10 अंग लेप। कौन सा आ जाता है, 10 अंग लेप। तो उसके आप लोग लेप के नाम याद कर लो, वरना इतना तो याद रखो कि 10 अंग लेप मीन्स 10 लेप होंगे, और वो कौन से आ जाते हैं, वो सर्प रोगाधिकार में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि इसमें जो कल्क है, ठीक है ना, जैसे कि जो लगा रहे हैं हम 10 अंग लेप लगा रहे हैं, तो कितना उसका जो गोघृत के साथ कितना भाग लेना चाहिए। अब देखो कितना बताया गया है, 10 बताएंगे ना टोटल,
तो उन्होंने बोला है कि पंचम जो अंश है उसमें क्या है, गोघृत डालना चाहिए या उसके साथ कलक लगाना चाहिए। तो देखो 10 तो द्रव्य हैं और 5वां उन्होंने हिस्सा मांग लिया, तो 10 को 5 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है, 2 भाग बनते हैं। तो वो इन चीज़ों ने बताई गई है। नेक्स्ट चला था कि योग रत्नाकर ने सब प्रथम किसके बारे में बताया है, मलहर शब्द का वर्ड लिया गया है। और शायद दशांग जो धूप होता है, तो धूप क्या होता है कि इसमें तग्र बरलातक कूट सदृश विषय होते हैं। ये क्या, रक्षा कर्म करने के लिए, ठीक है ना। फ्यूमिगेशन किसके लिए होता है, कि जो हमारे इन्फेक्शंस वगैरह है या फिर रक्षा कर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है दशांग धूप, ठीक है। कषाय काश्यप संहिता ने बताया। काश्यप संहिता में वैसे भी क्या है, बाल रोग आ जाता है, तो बोला जाता है ना जो संस्कार होते हैं उसमें एक रक्षा संस्कार भी होता है। तो उसमें क्या होता है, बालक की रक्षा के लिए एक धूपन लगाया जाता है कि हाँ कि उसको कोई भी ग्रह नक्षत्र या फिर वो उस टाइम पे ग्रह रोग पड़ते हैं तो कोई भी उस पर इफेक्ट ना करें, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि वो जो होता है, ये देखो ग्रह की बात की गई है, उपग्रह की बात की गई है कि सर्व रोग और अपसमार ग्रह उपग्रह के लिए शांत करता है। नेक्स्ट अगला आता है कि शतधोत घृत और सहस्त्र धोत घृत क्या होता है। तो शतधोत में आ जाता है कि 100 और सहस्त्र धोत जो होते हैं वो आ जाता है 1000। होता है क्या है कि जो घृत होता है उसको क्या है, उसको पानी के साथ 100 बार अगर हम क्या करेंगे, मलेंगे, हाथ से मलेंगे या मथेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो घृत जो होगा मक्खन जैसा सदृश सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना, वो एकदम वाइट कलर का हो जाता है। तो शतधोत और सहस्त्र धोत में ये पूछा जाता है कि कितनी बार। तो याद रखना कि शत मीन्स क्या होता है 100 और सहस्त्र का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। तो अगर हम उससे करते हैं तो क्या, जो घृत और मक्खन जैसा क्या होता है, सफ़ेद रंग का सदृश्य हो जाता है। ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब इसी तरह क्या है कि जो आपका भेषज कल्पना जो की है डॉक्टर गोविंद पारेख में की जो बुक्स हैं, जो आयुर्वेद संग्रह है उसमें जितना था उसमें आपको करवा दिया गया है। AMO एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। अगर कुछ भी आगे कुछ होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए AMO एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए सफिशेंट है। थैंक यू।